हाय हेलो एवरीवन। सो तीन कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे आज हम। एक लेंडिंग कंपनी है यूग्रो कैपिटल, देन उसके बाद एक ब्रोकिंग कंपनी की बात करेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज, एंड लास्टली हम एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे 361। सो तीनों का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद ऑफ कोर्स हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो यूग्रो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने डिटेल में ऑलरेडी पास्ट में काफी बार डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में इनका बिजनेस मॉडल अगर हम समझे तो कंपनी क्या करती है, ये बेसिकली एक एमएसएमई लेंडर है। इनका टारगेट टारगेट कस्टमर बेस क्या है, कंपनी उन एमएसएमईज को टारगेट करती है जिनका एनुअल टर्नओवर 15 लाख से लेकर के 15 करोड़ के बीच में होता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जिन एमएसएमईज का टर्नओवर 15 करोड़ से ज्यादा होता है, मतलब 20 25 30 करोड़ तक होता है, उनको क्रेडिट का इतना ज्यादा चैलेंज नहीं आता है, बिकॉज जो बड़े बैंक्स हैं वो ऑलरेडी उनको लोन देने को रेडी होते हैं। जो जो रियल चैलेंज है वो छोटे एमएसएमईज और मिड साइज एमएसएमईज के लिए ज्यादा है। एंड इनका कहना है कि ऑलमोस्ट 90 लाख करोड़ का इंडिया में क्रेडिट का गैप है इस कैटेगरी के एमएसएमईज के बीच में। डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए ऑफ कोर्स सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, और वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ऐसे एमएसएमईज प्लेयर्स के लिए। अब ट्रेडिशनली प्रॉब्लम क्या होता था एमएसएमईज में कि जो भी बैंक्स और कुछ कंपनीज ने पास्ट में जो एमएसएमईज को लोन दिया है, उसमें एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है उनका, मतलब ग्रॉस एनपी उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि जब तक आपका आपका जीएसटी और बाकी जो फॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारी इकोनॉमी का, वो चीज हुई नहीं थी। एंड एक काइंड ऑफ कच्चा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पे आपको अंडर करना पड़ता था एमएसएमई लोन का, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता था। एक टाइम था जब इस पूरे सेक्टर का ग्रॉस एनपीए 10-10 11-11% था। तो इसलिए ज्यादातर लेंडर्स अब इसको अवॉइड करते हैं लोन देना। लेकिन यूग्रो ने इसको कैसा अप्रोच अब फॉलो किया है। यूग्रो ने बेसिकली अपना इनिशियली पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी सेटअप के ऊपर किया 2018 में जब कंपनी स्टार्ट हुई। एंड इन्होंने एक अपना स्कोरिंग मॉडल बनाया। तो ये तीन तरीके का अंडर करते हैं, थ्री वे अप्रोच है कंपनी का। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर एमएसएमई की एलिजिबिलिटी है लोन लेने की या नहीं। वो कैसे चेक होती है, तो ये उसका जीएसटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जहां से इनको टर्नओवर वगैरह का आइडिया लग जाता है एक पर्टिकुलर कंपनी का। देन दूसरा पार्ट आता है एलिजिबिलिटी के बाद में कैपेबिलिटी, कि वो जो पर्टिकुलर एमएसएमई है क्या वो केपेबल है लोन को रीपे करने के लिए। वो कैसे आइडिया लगेगा, ऑफ कोर्स आपका जो प्रॉफिट है वो तो बुक्स में दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट क्या कैश में कन्वर्ट हो रहा है ये आपको उसके बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो जीएसटी के बाद आता है बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन, एंड वहीं से उसके बाद में कंपनी तीसरे स्टेप पे आती है जिसको बोलते हैं इंटेंशन चेक करना, कि वो जो पर्टिकुलर एमएसएमई है उसका इंटेंशन है लोन को रीपे करने का या नहीं। वो आपको उसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देख के आइडिया लग जाएगा कि पास्ट में उसने जब भी लोन लिया है तो उसका कैसा बिहेवियर है, उसने टाइम पे रीपे किया है या रीपेमेंट में उसने ड्यू किया है। तो ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड वहां से कंपनी को पूरा आइडिया लग जाता है। एंड उसके बाद इनका एक स्कोरिंग मॉडल है जो ए से लेके एफ तक का स्कोर देता है। ए एफ को स्टैंड करता है कि जो लोन की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, इसको लोन देना चाहिए। एफ आपका स्कोर जो है वो शो करता है कि लोन को रिजेक्ट करना चाहिए। इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। एक छोटा सा बैक स्टोरी अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी का 2-3 साल पहले तक जो लोन बुक का साइज था वो 1300-2000 करोड़ के बीच में था। लेकिन पिछले 2-3 साल में बहुत सॉलिड ग्रोथ इन्होंने शो करी है अपने लोन बुक के अंदर। एंड इनका इनका गाइडेंस जो था वो 45-50% का था, ग्रोथ का गाइडेंस 45-50% का था अगले 1 से 2 साल के लिए। बट लास्ट 1-2 क्वार्टर में मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को घटाया है। अराउंड इन्होंने 30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है अब, कि मैनेजमेंट अब 30% का ग्रोथ टारगेट कर रही है। पहले जो 45-50% का ग्रोथ गाइडेंस था उसको इन्होंने काफी बड़े मार्जिन से घटाया है। मैनेजमेंट का कहना है कि अभी हम इसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं मॉडल को, तो हमें ब्रांचेस पे इन्वेस्ट करना है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है, मैन पावर पे इन्वेस्ट करना है। उसके लिए हम हमारे ग्रोथ गाइडेंस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। लेकिन 30% का ग्रोथ कंपनी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी 30% की रेट से ग्रो करती रहेगी। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल था कंपनी का। अब इनका रिजल्ट देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी के ओवरऑल नंबर्स कैसे आए हैं। देन ऑफ कोर्स उसके बाद में हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे लग रही है इसके स्टॉक के अंदर। ये इनका रिजल्ट है सेकंड क्वार्टर का। इसमें सबसे पहला तो अचीवमेंट है कंपनी के लिए कि 10,000 करोड़ का लोन बुक इन्होंने क्रॉस कर लिया है। ये लोन बुक जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 1,500-2,000 करोड़ के आसपास था 2-3 साल पहले। तो ग्रोथ काफी अच्छी आई है, लेकिन गाइडेंस को थोड़ा सा घटाया है कंपनी ने। देन प्रॉफिट का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो लगभग 20-23% से कंपनी का पैट ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। इनका अगर आप लोन मिक्स देखोगे तो वैसे तो इनका सारा लोन बुक जो है वो सिक्योर्ड लोन है, 100% सिक्योर्ड लोन है कंपनी का।
लेकिन जब हम बात करते हैं कि हार्ड कोलैटरल की, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई गोल्ड वगैरह के अगेंस्ट में आपने लोन दिया हुआ है, हार्ड कोलैटरल जिसको बोलते हैं, तो 70% जो लोन है इनका वो हार्ड कोलैटरल है, मतलब कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या फिर आपका आपका जो घर है उसके अगेंस्ट में इन्होंने लोन दिया है। लेकिन बाकी का जो 30% है वो कोई हार्ड कोलैटरल नहीं है, लेकिन उसमें भी इन्होंने एक स्कीम के अंडर लोन दिया है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGTSME करके, जिसके अंडर इन्होंने लोन दिया है, तो काइंड ऑफ वो भी सिक्योर्ड कैटेगरी में ही आता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई अनसिक्योर्ड या पर्सनल काइंड ऑफ लोन दिया हुआ है, वो भी एक तरीके का सिक्योर्ड लोन ही है। तो ये इनका लोन मिक्स है। सबसे ज्यादा कंपनी बिजनेस लोन देती है 33%, एंड उसके बाद सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है, मशीनरी लोन है। इनमें से ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो माइक्रो एंटरप्राइज लोन का, जो कंपनी के टोटल लोन बुक में 11% कंट्रीब्यूट करता है, इसको थोड़ा सा हमको फोकस में रखना है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है। देन इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर आप देखोगे तो स्टेबल है, पिछले काफी क्वार्टर से 96% के आसपास की कलेक्शन एफिशिएंसी है कंपनी की। ग्रॉस एनपीए इनका इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ गया है, 2% का ग्रॉस एनपीए 2.1% पे आ गया है, तो ऐसा कुछ बहुत कंसर्न नहीं है। बस 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है हमको इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। देन इनका प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा ये पीएनएल अगर हम देखें तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि कंपनी का लोन बुक के साथ में नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट टोटल इनकम, इनफैक्ट प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी हेल्दी रेट पे ग्रो हुआ है सेकंड क्वार्टर के अंदर। 45% की ग्रोथ आई है कंपनी के प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, यानी ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट पैट ग्रोथ सिर्फ 23% आया है, क्यों? क्योंकि इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। तो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो YoY 81% से बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनका पैट ग्रोथ सिर्फ 23% से बढ़ पाया है। तो अगर क्रेडिट कॉस्ट इनका नॉर्मलाइज रहता, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, तो पैट ग्रोथ हम यहाँ पे 40-45% का देख सकते थे। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक है। अब क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए क्यों बढ़ा है, क्या कोई कंसर्न है इसमें? सो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैनेजमेंट ने इस चीज को पहले ही क्लैरिफाई किया हुआ था। तो क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि पिछले 2-3 साल में इन्होंने ये पूरा लोन बुक बिल्ड किया है, तो पोर्टफोलियो की सीजनिंग जब होगी, जैसे जैसे लोन बुक पुराना होगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि एसेट क्वालिटी का नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब ग्रॉस एनपीए थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ऐसा कभी भी किसी भी लैंडिंग बिजनेस में नहीं होगा कि लोन दे रहा है लेकिन एनपीए जीरो है, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स जब आप ऐसे स्मॉल बिजनेसेस के साथ में डील कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो एनपीए आना आपका नॉर्मल है, जो इस कंपनी का अभी आना स्टार्ट हुआ है। तो इसमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, मैनेजमेंट ने इस चीज को पहले से क्लैरिफाई करा था। क्रेडिट कॉस्ट इनका देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट आगे चल के 2% के आसपास रहेगा। सॉरी। सो क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो पहले इनका 1.5% के आसपास था, लेकिन इस क्वार्टर में क्योंकि इनका एनपीए भी बढ़ा है, थोड़ी सी प्रोविजनिंग भी करनी पड़ी है कंपनी को, और तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के 1.8% के आसपास आ गया है, लेकिन अभी भी इनके गाइडेंस नंबर से थोड़े नीचे लेवल पे है। देन इनका यील्ड वगैरह का नंबर देखें तो 18% का यील्ड है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगेन काफी हाई है इस कंपनी का, क्योंकि वही पॉइंट है कि पोर्टफोलियो सीजनिंग नहीं हुई है, सिर्फ 2-3 साल पुराना पोर्टफोलियो है। तो जैसे जैसे कंपनी का पोर्टफोलियो पुराना होता जाएगा और ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहेगी, तो हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी इस कंपनी के। देन जब आप यूग्रो कैपिटल को देखते हो तो आपको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये कंपनी का एस्पिरेशन है। सो इनका टारगेट है कि अगले 1.5 साल के अंदर, मतलब FY24 में इन्होंने ये टारगेट दिया था, और तब इनका टारगेट था FY26 तक का, तो आधा साल तो निकल चुका है। तो अगले 1.5 साल के अंदर यानी FY26 तक अपने ROA को ये 4% तक लेके जाना चाहते हैं। जब इन्होंने ये गाइडेंस दिया था तब 2.3% का ROA था, इनका टारगेट है कि इसको 4% पे लेके जाना है। कैसे लेके जाने का प्लान है? तो सबसे पहला कंपनी कह रही है कि हमारा ROA में एक्सपेंशन आएगा 1.5% का। कहां से आएगा? यील्ड एक्सपेंशन से, हमारा यील्ड बढ़ेगा। अभी कंपनी का पोर्टफोलियो यील्ड कितना है? लगभग 18% के आसपास है, 17.8%। कंपनी कह रहा है कि इसमें 1.5% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ये इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? सो बेसिकली यूग्रो कैपिटल की आज के टाइम पे स्ट्रेटेजी है कि जो इनका माइक्रो एंटरप्राइज का जो प्रोडक्ट है, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इनका माइक्रो एंटरप्राइज का, जो आज के टाइम पे इनके टोटल लोन बुक में सिर्फ 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है,
कंपनी लगातार इसके ऊपर फोकस कर रही है। आप हर एक क्वार्टर में देखोगे तो मैनेजमेंट जितने भी नए ब्रांचेस ओपन कर रही है वो माइक्रो एंटरप्राइज लोन के कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्लान है कि 250 ब्रांचेस ऑलमोस्ट हो जाएंगे इनके। देन नेक्स्ट ईयर कंपनी 250 ब्रांचेस को 400 ब्रांचेस तक लेके जाएगी। तो काफी रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने माइक्रो एंटरप्राइज लोन को बढ़ाने के लिए। और इनका कहना है कि अगले 2-2.5 साल के अंदर इसका जो मिक्स है पूरे लोन बुक में वो ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास आ जाएगा। अब इसका मिक्स बढ़ने से होगा क्या, तो बेसिकली इस प्रोडक्ट का जो यील्ड है वो सबसे ज्यादा है सारे प्रोडक्ट्स में। मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी लगभग 19-20% का यील्ड चार्ज करती है और बाकी प्रोडक्ट्स में यील्ड काफी कम रहता है। तो जब इसका जो शेयर है वो पूरे टोटल लोन बुक में बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये 1.5% का हमको इसमें आरओए के अंदर एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जो कंपनी यहाँ पे प्लान कर रही है। दूसरा आरओए इंप्रूव होगा कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होकर के। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10.75% है, तो कंपनी कह रही है कि इसमें 75 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आएगा। पहला 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आएगा कंपनी के पोर्टफोलियो सीजनिंग से। मतलब जो अभी हमने बात करी कि पोर्टफोलियो ज्यादा पुराना नहीं है, तो विद टाइम जब कंपनी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज्यादा पुराना होगा तो वहां से इनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंप्रूवमेंट आएगा 50 बेसिस पॉइंट का। प्लस बाकी का 25 बेसिस पॉइंट कंपनी कह रही है कि अगले 1.5 साल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा, सो वहां से 25 बेसिस पॉइंट का और इंप्रूवमेंट आएगा। तो 1.5% का यहाँ से एंड 0.75% का यहाँ से, और प्लस उसके साथ में 50 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। सो ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा कि कंपनी ने अपने ब्रांचेस पे टेक्नोलॉजी पे इनिशियली बहुत ज्यादा खर्चा किया। अब क्योंकि इनका ग्रोथ आ रहा है तो धीरे धीरे स्केल मिलेगा बिजनेस में, तो वहां से 50 बेसिस पॉइंट का कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट कर रही है। और थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें प्लस होंगी, प्लस क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका एनपीए का नॉर्मलाइजेशन होगा, प्रोविजनिंग आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो 50 बेसिस पॉइंट अगर आप इसमें से ये इन सारी चीजों में से माइनस कर दोगे तो कंपनी 4% का आरओए टारगेट कर रही है अगले 1.5 साल के अंदर, FY26 के अंदर। तो ये नंबर अचीवेबल लगता है। मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि आपको क्या करना है, वो जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन है वो वैसे भी सिक्योर प्रोडक्ट है, अनसिक्योर प्रोडक्ट नहीं है। तो उसका शेयर जब बढ़ेगा यील्ड आपका बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डेफिनेटली आपका कम होगा क्योंकि आप सिक्योर लेंडर हो। बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का भी जो आप देखोगे आज के टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 11-12% के आसपास है। तो ये तो वैसे भी सिक्योर लेंडर है, तो विद टाइम इनका भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम आएगा, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, कंपनी इसको अचीव कर सकती है। एंड देन लास्टली आप ये देखोगे तो कंपनी का ये टारगेट है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, कि 30% पे हमको लोन बुक को ग्रो करते रहना है, आरओई हमको 18% पे लेके जाना है और आपका आरओए जो है वो 4% से ज्यादा का लेके जाना है। कॉस्ट टू इनकम ऑफकोर्स आपका 45% से भी नीचे आ जाएगा जैसे आपको बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और क्रेडिट कॉस्ट जो हमने बात करा 2% तक का क्रेडिट कॉस्ट कंपनी टारगेट कर रही है अपने बिजनेस से। तो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था यूग्रो कैपिटल का। मतलब नंबर्स आप देखोगे तो ठीक है, कुछ ऐसा बहुत एक्साइटिंग नंबर नहीं है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस आया है कंपनी का। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मतलब आई फील कि और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। यूग्रो कैपिटल का एक्चुअली क्या है कि मॉडल इन्होंने अच्छा क्रिएट किया है, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लैंडिंग कर रहे हैं उसका कॉस्ट काफी ज्यादा है इनिशियली। उसकी वजह से आप देखोगे कि प्रॉफिटेबली ग्रो करने में कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब जब हम एक हाई प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं जिसमें आरओई इंप्रूव हो, आरओई इंप्रूव हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी कंपनी को, क्योंकि ऑपरेशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है कंपनी के। प्लस फंड की भी इनको जरूरत पड़ रही है टाइम टू टाइम। मतलब 1200-1300 करोड़ का अभी फंड रेजिंग किया है इन्होंने, तो उससे आपका इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगा। इक्विटी डाइल्यूट होगा तो आपका ईपीएस नहीं बढ़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर होता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक को बढ़ना है तो ईपीएस में ग्रोथ आना चाहिए। सो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस कंपनी के लिए, तो थोड़ा सा कंसर्न है नियर टर्म में कुछ छोटे छोटे। बट मॉडल इनका अच्छा लगता है एंड इनके जो प्रोमोटर हैं, जो फाउंडर हैं, उनका विजन भी काफी सॉलिड है। एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आए हैं इस बिजनेस के लिए वो। तो मतलब आई फील कि अगर किसी को पोर्टफोलियो में रखना भी है तो एक छोटे एलोकेशन के साथ में हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा बैट इनिशियली करने लायक लगता नहीं है बिजनेस अभी। ग्रेजुअली जैसे जैसे बिजनेस में प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे नंबर्स आगे और अच्छे होंगे, तब ऑफ कोर्स बेट को बढ़ाया जा सकता है। बट करंट लेवल पे आई फील कि
या तो इसको थोड़ा सा ट्रैक करे, आगे वेट करे, या फिर एक छोटा एलोकेशन लेकर के आगे इसको ट्रैक करना चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस था यूग्रो कैपिटल का। कौन कॉल एनालिसिस ऑफ कोर्स इसका आगे हम करेंगे जब कंपनी कौन कॉल कर लेगी। दूसरा हम बात करेंगे अब आईएफएल सिक्योरिटीज का। सो इस कंपनी का हमने आई थिंक फोर्थ क्वार्टर में रिजल्ट एंड कॉन कॉल दोनों साथ में एनालाइज किया था। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने उस टाइम पे भी डिस्कस करी थी, एंड स्टॉक इनफैक्ट वहां से भी डबल हो चुका है करंट टाइम में। अगर आप देखोगे पीई मल्टीपल, सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका कि उस टाइम पे 13 के आसपास था, और आज भी अगर आप इसका पीई मल्टीपल देखोगे तो 17-16 के आसपास का पीई मल्टीपल है। मतलब पीई इतना रीरेट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक फिर भी डबल हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आए हैं, अर्निंग ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आए हैं इस कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर में। इनका FY24 का पूरे साल का जो पैट था वो लगभग 512 करोड़ के आसपास था, और कंपनी ने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 400 करोड़ के आसपास का पैट कर लिया है। तो इतना सॉलिड अर्निंग ग्रोथ कंपनी ने शो करा है पिछले 2 क्वार्टर में, इसीलिए स्टॉक भी बहुत तेजी से भागा है। सो इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे आईएफएल सिक्योरिटी का, तो ये एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है। मतलब जैसे मोतीलाल पहले एक ट्रेडिशनल ब्रोकर था, अब तो वो खैर वेल्थ मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने, वैसा ही ट्रेडिशनल ब्रोकिंग का मॉडल है इनका। इनके 2 डिविजन्स हैं। पहला है इनका नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसमें ये आपकी रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। रिटेल कस्टमर हो गया, एचएनआई हो गया, अल्ट्रा एचएनआई हो गया, ये इनके टारगेट क्लाइंट्स हैं। दूसरा है इनका इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट। इंस्टीट्यूशनल में इनके अगेन 2 सेगमेंट है। पहला आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला सेगमेंट है, उसमें कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेसिकली डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कस्टोडियन का इनका काम है उसमें। दूसरा इनका काम है रिसर्च का, जहां पे ये इंडियन मार्केट में अराउंड 280-290 के आसपास स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, और उसका रिसर्च उन क्लाइंट्स के साथ में शेयर करते हैं। तो ये इनका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का बिजनेस है। देन इसी में इनका दूसरा सेगमेंट आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वही जो आपका किसी कंपनी को आईपीओ लाना है, किसी को फंड रेजिंग करनी है, कोई मर्जर हो रहा है, कोई एक्विजिशन हो रहा है, सो ये सारी डील्स कराती है कंपनी कैपिटल मार्केट के अंदर, एंड वहां से इनको कमीशन मिलता है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है आईएफएल सिक्योरिटीज का। तो अब देखते हैं कि इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस आई है सेकेंड क्वार्टर के अंदर, एंड उसके साथ में ऑफकोर्स हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे इसमें। सो आईएफएल सिक्योरिटीज के अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत सॉलिड नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर भी। कंपनी की ग्रोथ अगेन फिर से बहुत अच्छी आई है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू अगर हम देखें तो लगभग 27% के आसपास की ग्रोथ है। देन इसमें एक्चुअली इन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल किया है इस सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो वहां से ग्रोथ और ज्यादा अच्छी दिख रही है इनके अदर इनकम की वजह से। 24 करोड़ के आसपास का वैल्यू रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो जिसकी वजह से अदर इनकम इनका और बढ़ गया है। टोटल रेवेन्यू आपको दिख रहा है कि 32% से ग्रो हुआ है। बट मेन ऑपरेशनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 27% की ग्रोथ आई है। देन मार्जिन्स में एक्सपेंशन आया है कंपनी के, एंड अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 91% की ग्रोथ आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो सेल्स ग्रोथ अच्छी है, आपका मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ है, एंड उसके साथ में आपका पैट भी काफी हेल्दी रेट पे ग्रो हुआ है। तो रिजल्ट ओवरऑल कंपनी ने अगेन फिर से अच्छे रिपोर्ट करे हैं। देन AUM अगर आप देखोगे तो AUM की ग्रोथ भी अच्छी रही है। 31-35% के आसपास का AUM ग्रोथ आया है कंपनी का। अब इनके AUM में 2 चीजें आते हैं, एक तो इनका जो कस्टोडियन वाला काम है वो वाला पार्ट भी आता है AUM में, और दूसरा जो इनका जो रिटेल क्लाइंट्स हैं इनके, जिनको ये म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो वाला AUM भी इसमें इंक्लूड होता है। तो AUM की ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी आई है, ठीक ठाक आई है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला जो बिजनेस है, जो डिवीजन है, उसमें अगले 4 से 6 क्वार्टर के लिए भी काफी अच्छी डील्स पाइपलाइन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अगले 1 से 1.5 साल के लिए भी काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले डिवीजन के अंदर। देन इसके साथ में अगर आप, ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन एक लास्ट चीज अगर हम इसमें देखें, हाँ, सो ये वाला आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वार्टर में काफी सॉलिड पाइपलाइंस रही है इनकी। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है, मदरसन ने जो QIP रेस किया है, PNB ने जो QIP रेस किया है, इन सब में आईएफएल सिक्योरिटीज का पार्ट रहा है। आईएफएल सिक्योरिटी इन सब में ब्रोकर रहा है। तो एक सॉलिड अर्निंग आई है उनको इस बिजनेस से, एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो डील है ये अगले 1 से 1.5 साल के लिए इसका पाइपलाइन उनको काफी स्ट्रांग लगता है। तो रेवेन्यू की विजिबिलिटी एक्चुअली काफी अच्छी है कंपनी के लिए। देन इसके साथ में आईएफएल आज के टाइम पे क्या कर रहा है, जैसे आपने मोतीलाल को देखा कि उन्होंने अपने बिजनेस को कन्वर्ट किया वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, सिमिलरली आईएफएल भी अब धीरे धीरे अपने आप को वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो कंपनी अब ब्रोकिंग के साथ में
आपको वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी ऑफर करती है, जिसमें ये म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, आपका एआईएफ हो गया, एफडी हो गया, पीएमएस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने रिटेल एचएनआई क्लाइंट्स को। सो इसमें भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। जैसे आप रिटेल ब्रोकिंग देखोगे इनका, तो वो 34% से ग्रो हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस में ऑफकोर्स इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो या आपका बाकी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो या आपके हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस का जो बिजनेस है, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी की। सो ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट वाला पार्ट है आईएफएल सिक्योरिटी का। अब एक्चुअली कैपिटल मार्केट आप पूरा देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। एंड ब्रोकिंग में भी आई थिंक एंजल वन है, जियोजीत फाइनेंशियल है, आपका एसएमसी ग्लोबल भी हमने डिस्कस किया है, ये सारे प्लेयर्स भी लगातार अच्छा कर रहे हैं। बट आई फील कि आईएफएल सिक्योरिटी स्टिल यहाँ से भी एक अच्छा बेट लग रहा है, क्योंकि पी मल्टीपल अभी भी 16-17 के आसपास है। और अगर ये इनका ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम भी होता है, मतलब अभी तो 35-40% पे ग्रो कर रहे हैं, अगर ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम भी होता है, 20-25% के रेंज में भी कंपनी ग्रो करती है, तो भी एक अच्छा बेट लगता है। आई मीन लगभग 5,000 करोड़ के आसपास तो कंपनी के पास में कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स पड़ा हुआ है, तो डील अभी भी अच्छी लग रही है। बट यस, थोड़ा सा हमको कॉशियस होना पड़ेगा कि ऐसे स्टॉक्स में जब भी आप देखोगे कि इनके ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहे हैं, या मैनेजमेंट आके बोल रहा है कि डील की पाइपलाइन थोड़ी सी वीक लग रही है, क्लाइंट एक्विजिशन थोड़ा सा स्लो हो गया है, सो वो बेस्ट टाइम है कि ऐसे बिजनेसेस से आपके पास टेबल में जितना अमाउंट पड़ा है उसको आप लो एंड बाकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्लिकल बिजनेसेस हैं। ये आपका कोई सेक्युलर बिजनेस नहीं है कि इसमें एक दो क्वार्टर का स्लो डाउन आएगा देन वापस से आप देखोगे कि तेजी आ जाएगी। जब इसमें साइकिल नीचे जाएगा तो काफी लंबे टाइम तक के लिए जा सकता है। बट एनी हाउ अभी ऐसा कोई कंसर्न लग नहीं रहा नियर फ्यूचर में, सारी कंपनीज अच्छा कर रही है, सो आईएफएल भी स्टिल यहाँ से भी एक अच्छा बेट लगता है। ट्रैकिंग बाकी इसकी कंटिन्यू रखेंगे। देन लास्टली जो तीसरा बिजनेस है कैपिटल मार्केट का, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस 361, तो इनके भी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। इनका बिजनेस मॉडल भी अगर हम देखें तो ये काफी सिमिलर है नुवामा वेल्थ के कंपैरिजन में। मतलब कंपनी का अल्ट्रा एचएनआई डिवीजन है, एचएनआई डिवीजन अभी ये बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे, लगातार आरएम उसमें हायर कर रहे हैं। और उसके साथ में कंपनी मास एफ्लुएंस को भी टारगेट करती है, थोड़ा सा लेंडिंग वाला पार्ट भी है इनका। देन एएमसी का भी बिजनेस है कंपनी का, तो एक डाइवर्सिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है कंपनी। 361 का भी हम पिछले 2-3 क्वार्टर से डिस्कस कर ही रहे हैं कि कंपनी काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। सो इनका भी अगर आप रिजल्ट देखोगे सेकंड क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं फिर से। रेवेन्यू का ग्रोथ ऑलमोस्ट 38% के आसपास आया है। देन ये जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनके रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है 28% के आसपास की। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 40% पे ग्रो हुआ है, और पैट भी कंपनी का ऑलमोस्ट 33% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो रिजल्ट इन्होंने भी काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं। 361 का अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये बेसिकली आपको बिजनेस मॉडल बता रहा है, ये तो एसेट मैनेजमेंट वाला डिवीजन है। देन वेल्थ मैनेजमेंट में ये डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी क्या होता है, तो ये बेसिकली इनका एक सेगमेंट है जिसको कंपनी बोलती है 361 प्लस। इसमें क्या होता है, कंपनी एडवाइजरी मॉडल चलाती है, मतलब क्लाइंटों का पैसा लिया है एंड उनको ये एडवाइस करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। अब इसमें डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनका कोई पीएमएस है और क्लाइंट ने उस पीएमएस में पैसा डाला है। डिस्क्रिशनरी पीएमएस का मतलब ये होगा कि अगर इनको उस पीएमएस पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक को बेचना है, किसी स्टॉक को खरीदना है, तो इनको क्लाइंट का परमिशन नहीं चाहिए उसके लिए, ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे खुद से वो सारी चीजें कर सकते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि जो भी पोर्टफोलियो ये मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट का, उसमें कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए क्लाइंट का परमिशन इनको चाहिए होगा। क्लाइंट अगर उसको ओके करेगा तभी ये उस चेंज को कर सकते हैं। मतलब अब मुझे ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर क्लाइंट इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो फंड मैनेजर के डिसीजन को ये डिसाइड कर रहा है, जज कर रहा है कि करना है या नहीं करना है, तो इससे बेटर है कि वो ये पैसा खुद ही मैनेज कर ले। तो मतलब मुझे कुछ इसका लॉजिक समझ आता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी के क्लाइंट्स होते हैं, तो इन अ वे आप बोल सकते हो कि इनके ईगो को एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके की ऑप्शंस भी दिए जाते हैं उनको। तो ये इनका एक एडवाइजरी वाला मॉडल है। देन इनका ये एक एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है। एसेट मैनेजमेंट में कंपनी के हर एक सेगमेंट में फंड्स हैं, मतलब रियल स्टेट में भी फंड है इनका, मल्टी एसेट फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, लिस्टेड इक्विटी फंड है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है 361 का।
देन इनका पीएनएल देख लेते हैं फटाफट से। तो टोटल एयूएम कंपनी का अगर आप देखोगे तो 38% से ग्रो हुआ है, जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो एयूएम है वो 39% से बढ़ा है, और एसेट मैनेजमेंट का जो एयूएम है वो 33% से ग्रो हुआ है। देन एक और पार्ट हमको हमको देखना है इनका, वो है एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू। सो एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 67% रेवेन्यू कहाँ से आता है? एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू से आता है। जैसे हमने अभी बात करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें आपका रेवेन्यू का प्रिडिक्टेबिलिटी आता है। आपको पता है कि ये वाला पार्ट तो मेरे रेवेन्यू का आएगा, ये सस्टेनेबल है। ये किन प्रोडक्ट से आता है? पीएमएस से आता है, म्यूचुअल फंड से आता है, इंश्योरेंस से आता है। तो आप देखोगे कि जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो इस पे ज्यादा फोकस करेंगी, क्योंकि एक तरीके का आपका श्योर शॉट हो गया कि ये वाला पार्ट तो मेरा रेवेन्यू का ग्रो होता रहेगा, अब मुझे आगे इंक्रीमेंटल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। वरना क्या होगा कि आपको हर हमेशा फोकस इसी पे करना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड बेच दूं, कौन सा एआईएफ सेल कर दूं, या कौन सा ऐसा कोई ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट में सेल कर दूं जिससे मुझे ब्रोकरेज इनकम आ जाए। तो वो प्रेशर आपके ऊपर से काफी कम हो जाता है। 361 का आई थिंक ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, 67%। बिकॉज बाकी कंपनीज तो अभी एस्पायर कर रही है कि हमारा 50% का तक भी ये नंबर पहुंचे। तो यहाँ पे ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है। दूसरा आपको जो चीज देखनी है इनके रिजल्ट में, वो है इनका कॉस्ट टू इनकम। सो इनका कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में सडनली बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया, 38% पे इनका कॉस्ट टू इनकम आ गया। लेकिन इस क्वार्टर में वापस से 48% पे इनका कॉस्ट टू इनकम चला गया है। पर इसमें भी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में अपने कॉन कॉल में इस चीज को ऑलरेडी क्लियर किया था कि कॉस्ट टू इनकम इनका FY25 में 47-48% के बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये अभी हायरिंग बहुत कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी। बिकॉज 361 अभी एनआरआई और इंडियन ओरिजिन फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट है कि जो इंडियन क्लाइंट्स बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो इंडियन क्लाइंट्स बाहर हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, और 361 जो है वो उनका एक प्रेफर्ड वेल्थ पार्टनर बने। सो अभी वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, प्लस एचएनआई कैटेगरी को भी बिल्ड करने के लिए अभी करंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो वहां पे एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा है। मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो धीरे धीरे 45% और उससे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो कॉस्ट टू इनकम ठीक है कंपनी का, नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री में जैसा कंपनी ने गाइड किया था। बाकी तो आप देखोगे कि रिजल्ट ऑलमोस्ट काफी अच्छे आए हैं, 40% से ज्यादा का सेल्स ग्रोथ है, 34% के आसपास का पैट ग्रोथ है। डील की अगर हम बात करें तो 361 का स्टॉक पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो अभी 37-38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके के ग्रोथ नंबर्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा रिटर्न यहाँ से ये स्टॉक बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आनंद राठी अगर आप देखोगे तो वो 70 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो गैप बहुत ज्यादा है, और कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है। बट अगर हम पूरे सेक्टर में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आई फील नुवामा वेल्थ, मोतीलाल ओसवाल एंड वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो, ये तीन ज्यादा बेटर डील्स इन तीनों स्टॉक्स में नजर आती है, बिकॉज इनका वैल्यूएशन और भी ज्यादा कम है और पेस ऑफ ग्रोथ और भी ज्यादा हाई है तीनों कंपनीज का। वेल्थ फर्स्ट को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, 361 का भी आज एनालिसिस हो ही गया है। सो नुवामा, मोतीलाल का भी रिजल्ट आएगा, उसको भी कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कॉन कॉल तो सारी कंपनी का हमको करना ही है। सो ये पूरा रिजल्ट एनालिसिस था इन तीनों कंपनी का। अपॉर्चुनिटी वाइज आई फील कि यूग्रो थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है, वेट करना पड़ेगा अभी उसके लिए, जब तक उनके ऑपरेशनल नंबर्स में इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट नहीं होती। बाकी आईएफएल सिक्योरिटीज एंड ये 361 अच्छे प्लेयर्स हैं, बाकी अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर की जा सकती है इन स्पेस के अंदर, बट ये दोनों भी एक डिसेंट बेट लग रहे हैं करंट लेवल्स के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।